ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तब उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए। एक कन्फ्यूशियस ने बात कही है। विकास के समानांतर चुनौतियों की राय। भारतीय अर्थव्यवस्था की भी खूब बातें हो रही हैं आजकल। भारत की राज्य अर्थव्यवस्था अब तेजी से बढ़ती दिख रही है, तो ऐसा आर्थिक नीतियों के कारण संभव हो पाया है, मगर इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा आंकड़ों के अनुसार हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और नीति आयोग का मानना है कि यदि हम अपनी आर्थिक योजनाएं सोच विचार कर बनाते रहें तो अगले 2.5-3 साल के भीतर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम लोग जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। देखिए, आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और इस 191 मेंबर हैं इसमें, आप देखेंगे। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था नीति आयोग। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। देखिए, ये चाइना है, ये जापान आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। और देश की अर्थव्यवस्था को इस मुकाम तक पहुंचाने में विगत वर्षों के किए आर्थिक सुधारों की बड़ी भूमिका रही है। वर्ष 1991 में देश को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ रहा था, तब मुद्रा कोष से सहायता लेनी पड़ी। इस दौरान आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए। इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, व्यापार, वित्त और विदेशी निवेश में सरकारी हस्तक्षेप एवं विनिमय को कम करना था। इन सुधारों में लाइसेंस और परमिट कोटा प्रणाली को समाप्त करना भी शामिल था, जो निजी कंपनियों के प्रवेश एवं विस्तार को प्रतिबंधित करती थी। उदारीकरण की इस नीतियों से भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत होने में मदद मिली है। सरकार के स्वामित्व या फिर नियंत्रण में रहे सार्वजनिक उपक्रमों का भी निजीकरण किया गया। 1991 के बाद से भारत ने 60 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया और जिससे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त हुई। भारत ने उदारीकरण को भी अपनाया और जिसका उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपने खुलेपन और एकीकरण को बढ़ाना था। देश में कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की दृष्टि से वर्ष 2020 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों खंडों को समर्थन प्रदान करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज दिए गए, जो सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर थे। और इस नीति में कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, खनन, बिजली और कराधान जैसे क्षेत्रों में सुधार की एक श्रृंखला भी शामिल की गई। इस नीति का लक्ष्य भारत को महामारी के बाद विश्व में आत्मनिर्भर बनाना था और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को लागू किया गया और जिसका उद्देश्य कारपोरेट देनदारों, वित्तीय ऋणदाताओं और परिचालन ऋणदाताओं के दिवाला एवं शोधन अक्षमता के मामलों को हल करने के लिए समयबद्ध एवं बाजार आधारित तंत्र प्रदान करना था। और इस कड़ी में श्रम सुधार की दृष्टि से 4 संहिताएं बनाई गई, जिनका उद्देश्य केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक श्रेणियों में समेकित एवं सरलीकृत करना था। इसके अंतर्गत वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा एवं व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। ये संहिताएं नियोक्ताओं को कामगारों को नियोजित करने एवं कार्य मुक्त करने में लचीलापन प्रदान करने, व्यवसायों के लिए पंजीकरण एवं अनुपालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अनौपचारिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने, मजदूर संगठनों के माध्यम से इस सौदेबाजी को बढ़ावा देने की भी दृष्टि से अहम है। इसी प्रकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, औषधि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2020 में यह योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत पात्र निर्माताओं को 5 वर्षों की अवधि में उनकी बिक्री और निवेश के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए। और इसका आप देखते हैं कि क्या इसका कुल परिव्यय 1.46 लाख करोड़ रुपए था और इससे रोजगार सृजन, विदेशी निवेश आकर्षित करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयास किए गए। इन सभी उपायों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में सुधार होता गया और हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए।
आर्थिक विकास के साथ साथ अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं जो अर्थव्यवस्था की बढ़ती गति में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। निम्न आय वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं की मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित है। इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश का स्तर भी प्रभावित हुआ है और जिससे सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकी। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी आज भी एक गंभीर समस्या है। कोविड-19 महामारी के कारण बंद हुए व्यवसाय अभी तक पूरी तरह संभल नहीं पाए और जिससे रोजगार का स्तर सुधर नहीं पाया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 9.2% रही, जो मई 2024 में 7% से अधिक है। अप्रैल 2025 में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर 10.2% थी। देश में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी पर्याप्त अवसंरचना का भी अभाव है और जिससे तेज आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का अवसंरचनात्मक अंतराल लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। कमजोर अवसंरचना लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। भुगतान संतुलन का बिगड़ना भी बड़ी समस्या है। चालू खाता लगातार घाटे से जूझ रहा है। यह हमारे आयात निर्यात से अधिक है जिसके कारण ये समस्या है। यानी कि हम लोग खरीद ज्यादा रहे, बेच कम रहे तो घाटे में रहेंगे ना। बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ प्रति व्यक्ति आय देखना भी महत्वपूर्ण है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अभी भी हम पीछे ही हैं। भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2.44 लाख रुपए है, जबकि जापान की प्रति व्यक्ति आय 28.81 लाख रुपए और अमेरिका की 75.64 रुपए के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। अर्थव्यवस्था की ओर गति देने की दृष्टि से उपभोग और निवेश मांग को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा में और अधिक निवेश करना चाहिए और जिससे रोजगार सृजित हो सके, उत्पादकता में सुधार हो सके और मानव पूंजी की वृद्धि हो सके। सरकार को नए बाजारों तक पहुंच बनाने और अपनी निर्यात टोकरी में विविधता लाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और आसियान जैसे रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार समझौते भी संपन्न करने चाहिए। बैंकों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्याओं का समाधान करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, प्रशासन में सुधार और वित्तीय समावेशन एवं नवाचार को प्रोत्साहित कर वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, प्रशासन एवं विनियमन में सुधार और वित्तीय समावेशन एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आप लिखेंगे, क्या देंगे? प्रीलिम्स आप देंगे कि नहीं देंगे? मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, समझ रहे? इंटरव्यू आपको देना है, तो आपके विचार भी तो मायने रखते हैं। शांति की संजीवनी और सोच एक सतत प्रक्रिया है जो स्वतः ही उपजती है। हम चाह कर भी विचारों का प्रभाव रोक नहीं सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें प्रबल बनाती है और जिससे न केवल हमारा मानसिक बल बढ़ता है बल्कि शारीरिक बल भी प्रबल होता है। विज्ञान कहता है कि हमारे भीतर जितने ज्यादा सकारात्मक विचार होते हैं हमारा शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहता है। जीवन में कभी ऐसा भी समय आता है जब कि नकारात्मकता की कल रात्रि का अंधकार ही अंधकार नजर आता है। ऐसे में अनुकूल समय की प्रतीक्षा एकमात्र ध्येय होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां हमें धैर्यवान बनाती हैं। हमारा अंतरतम कसौटी पर तपता है। यह तपन जब पूरी हो जाती है तो मन का कुंदन खरा निकल कर आता है। उम्मीद प्रकृति से मिला सर्वोत्तम उपहार है जो हमारी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को संचित कर हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। अगर समय भी विपरीत है तो सोचने की जरूरत है। अगर किन्हीं वजहों से जीवन में निष्क्रियता का दौर है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। वह हमें मजबूत बनाएगी और निश्चित ही सक्रिय सूर्य उदित होगा। विपरीत समय में भी सकारात्मक सोच रखना प्रकृति और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करना है। सृष्टि के किसी भी काम में सहयोग देना ईश्वर की उपासना से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। वक्त रेत की तरह फिसलता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कब इतना जीवन निकल गया। रेत में घरौंदे बनाने वाले नन्हे हाथों से कब वक्त फिसल जाता है पता नहीं चलता है। कुछ सपने सिर्फ इसलिए पूरे नहीं हो पाते हैं कि हम उन्हें पूरा करने के लिए पूरी तरह सही वक्त की बाट जोहते हैं और वह वक्त कभी नहीं आता है। जिंदगी भी कभी एक ही लय में नहीं चलती, लेकिन सोच हमारी सदैव सकारात्मक होनी चाहिए। सोच में एक सकारात्मक जिद हमेशा होना चाहिए। हमारा हवा की तरह परिस्थितियां भी हमेशा हमारे अनुरूप नहीं चलती। उनका रुख कभी सीधा तो कभी विपरीत होता रहता है। सकारात्मकता की तलवार सदैव अपने हाथों में होना चाहिए। कभी जीवन का बहाव विपरीत हो तो सकारात्मक सोच के साथ
हवा का रुख बदलने का इंतजार किए बिना माझी बन जीवन नैया को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम मन से नहीं हारें तो दुनिया का कोई भी तूफान हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकता है। मन की हार अगर प्रभावी हो गई तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। इसके विपरीत अगर हम मन से ऊर्जावान हो तो हार के बाद भी जीत के नए रास्ते खुल ही जाएंगे। इस संदर्भ में सबसे अच्छा उदाहरण कर्ण और कृष्ण का है। कर्ण महाभारत के श्रेष्ठतम पात्रों में से एक हैं और ऐसे महारथी जो हराकर भी सबके मन को जीत लेते हैं। उनका जीवन प्रेरणा की मिसाल है। और आप देखते हैं कि कृष्ण ने जब देखा कि इस युद्ध में जीत के दो ही प्रबल दावेदार हैं, अर्जुन और कर्ण, चूंकि कर्ण विरोधी खेमे में है और जीत धर्म की होनी चाहिए, तो उन्होंने युद्ध के पहले ही कर्ण को उनके जन्म के बारे में बताकर उनका मनोबल कमजोर कर दिया। यह कृष्ण की कूटनीति थी। मनोबल से टूटा हुआ महारथी विजय नहीं पा सकता। कृष्ण अपने मंसूबों में कामयाब हुए और यूं कर्ण ने अपनी दोस्ती पूरी निभाई। महाभारत में भीष्म के अलावा भी कई किरदार हैं जो भिन्न भिन्न प्रतिज्ञाओं से बंधे थे। कर्ण भी उनमें से एक थे जो अपने मित्र का साथ देने के लिए बाध्य थे और उन्होंने साथ निभाया भी, लेकिन मनोबल से टूटे कर्ण अपने मित्र को जीत नहीं दिला सके। जीवन में कृष्ण जैसी रणनीति मन के लिए निर्धारित करना आवश्यक है ताकि कोई दूसरा कृष्ण बनकर हमारे मनोयोग को ना तोड़ सके। कहा जाता है कि जब कोई बड़ा योद्धा बैठा हो तो सारथी खुद बन जाना चाहिए। ऐसे ही जब कोई नकारात्मक पहलू जीवन का सामने आए तो अपने जुनून को हारने नहीं देना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण से पूर्व सौ को पहचानने की जरूरत है। अपनी रुचि और परिस्थिति अनुरूप ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सकारात्मक नजरिया जीवन को जीने की वजह देता है और उसके लिए प्रयासरत भी रहना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में किसी पर अति महत्वाकांक्षा की धुन ना सवार हो जाए। दरअसल अति महत्वाकांक्षा सुकून छीन लेती है, जबकि जीवन सुकून हासिल करने के लिए ही हम सपने तय करते हैं। लेकिन जब वह हमारी ही किसी महत्वाकांक्षा की वजह से तकलीफ देह हो जाए तो हमें अपने बेलगाम इच्छाओं को विराम देने पर विचार करना चाहिए। और जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा की मंजिल व्यक्ति को खुद ही तय करनी होती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना भी हमारे ही हाथ में है कि यात्रा ऐसी हो कि हम राह ना भटकें और मंजिल पा लें। जीवन में अगर नकारात्मक समय भी है तो सकारात्मक सोच उसे आसान बनाएगी। और मुश्किल यह हो गई है कि हम वर्तमान से ज़्यादा भविष्य के ख्यालों में जीने लगें। वहीं परेशानी की वजह है क्योंकि हम अपने भविष्य के बारे में सोच तो सकते हैं लेकिन उसे 100% अपने मुताबिक सुनिश्चित नहीं बना सकते हैं। इसके लिए इसका एक अच्छा समाधान यह है कि अच्छी ऊर्जा के साथ वर्तमान का आनंद लिया जाए और चिंताएं हमारी अपनी खोज हैं। ऐसे में जीवन में दृष्टा बनना ही श्रेयस्कर है। सिर्फ नजरिया सकारात्मक हो तो जीवन की विपरीत परिस्थितियों में को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है या उनका सामना आसानी से किया जा सकता है। अगर परिस्थितियां सम हो तो आनंद लेने की जरूरत है और हालात विषम है तो अनुकूल समय आने का इंतजार करना बेहतर है। शांति जीवन की संजीवनी है जिसे हम अपने अंदर ही अनुभव कर सकते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए राहत की जो आरबीआई ने रेपो रेट कम की है ना। रेपो रेट कहने का मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार दिया जाता है ना आरबीआई के द्वारा, उसी को कहते हैं, उस ब्याज को। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पिछले दिनों अर्थव्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक खबरों के बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से नीतिगत दरों में कमी से यही संकेत उभरता है कि महंगाई अब नियंत्रण में है। आर्थिक मोर्चे पर खड़ी चुनौतियों से पार पाने में देश आगे राय पर है। आरबीआई ने शुक्रवार को प्रमुख नीतिगत दर यानी कि रेपो दर में 0.5% की कमी करके उसे 5.5% कर दिया है। इससे उम्मीद से ज्यादा की कमी माना जा रहा है। इसके अलावा एक चौंकाने वाले फैसले के तहत आरबीआई ने बैंकों के लिए भी नकदी आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर में भी 1% की कटौती की घोषणा की है। यह लगातार तीसरी बार है जब केंद्रीय बैंकों ने रेपो दर में कटौती की है। इससे पहले आरबीआई ने इसी वर्ष फरवरी और अप्रैल में 25 आधार अंकों की कटौती की। जाहिर है कि यह न केवल देश के भीतर आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने की कोशिश है, बल्कि फिलहाल दुनिया भर में जैसी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसमें इन उपायों से अर्थव्यवस्था को संभालने में भी मदद मिलेगी। दरअसल रेपो दर में कमी को मुख्य रूप से ऋण के लिहाज से सुविधाजनक माना जा रहा है। कर्ज सस्ता या महंगा होने का हिसाब इसी पर टिका होता है।
और इसका सीधा और पहला असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिन्होंने घर, वाहन, अन्य सामान या फिर शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए बैंकों से ऋण लिया होता है, या फिर वे लोग जो इस बात का इंतजार करते हैं कि रिजर्व बैंक की ओर से कब नीतिगत दरों में कमी की जाए और कर्ज सस्ता होने के बाद वे कुछ खरीदें या फिर निवेश करने की योजना बनाएं। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों के अनुरूप ही व्यावसायिक बैंक उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋण और अन्य सावधि जमा के मद में ब्याज की दरें निर्धारित करते हैं, और इसलिए उम्मीद है कि रेपो दर में कमी के बाद व्यावसायिक बैंक भी कर्ज की दरें घटाएंगे। इसके बाद स्वाभाविक रूप से कर्ज सस्ता होगा। मासिक किस्तों में कमी की वजह से बैंकों को ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं की मांग बढ़ सकती है। साथ ही पिछले कुछ समय से वाहन बाजार और खासतौर पर जमीन जायदाद के कारोबार में जिस तरह की मंदी की आशंका जताई जा रही थी, नीतिगत दरों में कटौती के बाद उसमें सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है। इस लिहाज से देखें तो रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों में बड़ी कमी की जो घोषणा की गई वह एक तरह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में एक अहम कदम है, मगर जरूरत इस बात की कि इस तरह के फैसले सिर्फ घोषणाओं और अर्थव्यवस्था की जटिल गणित तक ही न सिमटे रहें। इसका असर जब तक जमीन पर नहीं दिखेगा, आम लोगों को इसका सीधा फायदा नहीं मिलेगा। वे अपनी जरूरत के लिए घर या कोई अन्य चीज की खरीदारी को लेकर सहज और निर्द्वंद नहीं होंगे। तब तक आप देखिए इस तरह के फैसले अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को दूर करने में सहायक साबित नहीं हो सकते। महंगाई से राहत और क्रय शक्ति की सीमा में खरीदारी में सहजता से यह तय होगा कि रेपो दर में कमी का लाभ आम लोगों तक कितना पहुंच पाता है। ऋण लेने का उत्साह उसे चुकाने की स्थिति पर टिका रह सकता है। इसलिए रोजगार और आय के अन्य माध्यमों की बुनियाद मजबूत करने की इच्छा स्थिति पैदा करनी होगी, और ताकि लोग अपने निवेश और अन्य आर्थिक फैसलों को लेकर सुरक्षित महसूस करें। भरोसे पर आघात। ये महत्वाकांक्षा की भूख के आगे कई बार नैतिकता इस कदर हार जाती है कि व्यक्ति अपराध करने से भी नहीं हिचकता है। मगर इसमें बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि इस तरह की प्रवृत्ति का शिकार कोई व्यक्ति अपने मासूम बच्चे को भी दांव पर लगा दे। उत्तराखंड के हरिद्वार में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक महिला नेता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ जो किया उसकी कल्पना करना भी किसी संवेदनशील इंसान के लिए मुश्किल है। आरोप है कि महिला ने अपनी ही मासूम बेटी को अपने प्रेमी उसके दोस्तों के हवाले कर दिया और उसके बाद बच्ची से सामूहिक बलात्कार किया गया। यह आरोप अपने आप में इस प्रकृति का है कि एक बारगी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है कि मगर पुलिस ने इस संबंध में जो बताया उसके बाद यह सवाल बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा है कि महत्वाकांक्षा की हद आखिर क्या हो सकती है। उसके दुष्चक्र में फंसी कोई महिला ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। आरोप सामने आने के बाद भाजपा ने महिला नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन इस मामले से यही साफ होता है कि चिंताजनक रूप से राजनीति में अब कुछ ऐसे लोग अपने पांव जमा रहे हैं जिनका आचरण मर्यादा के विरुद्ध है और जिनके भीतर नैतिकता के लिए जगह नहीं दिखती। पिछले दिनों सामने आई कुछ घटनाओं ने राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है और समाज के सामने एक बड़ी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है। हरिद्वार की घटना ने मां बेटी के गरिमामय संबंधों को ठेस पहुंचा दी। कल्पना की जा सकती है कि पीड़ित बच्ची के भीतर अपनी मां को लेकर कैसी छवि बनेगी। उसके भीतर भरोसे को लेकर जो संकट पैदा होगा उसके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बलात्कार जैसा अपराध किसी महिला के मानस को बुरी तरह प्रभावित करता है, मगर खासतौर पर कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध उनके कोमल मन मस्तिष्क पर दीर्घकालिक रूप से घातक असर डालते हैं। यह समझना मुश्किल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के दौर में बेटियां इस तरह के असुरक्षित घेरों में जीने के लिए कैसे बाध्य की जा रही हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो संपादकीय पाठ है इसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।